और बच्चों हमारा बात हो रही थी कि स्टेम सेल्स क्या होती हैं। ये आपका पार्ट 7 मतलब ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लेक्चर 7 का 3rd पार्ट है, सी है, 7 का सी है। लेक्चर 7 का सी है बच्चों। हम बात कर रहे थे कि स्टेम सेल्स क्या होती हैं, तो आपकी हमने बात कर ली थी एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल की बात कर ली थी। और बच्चों एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल की हमने बात की ली थी। और एडल्ट स्टेम सेल की बात कर रहे थे। तो एडल्ट स्टेम सेल का उदाहरण क्या होती है बच्चों? बोन मैरो होती है बच्चों। जो आपका एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल होती है, एम्ब्रियो से 4 से 5 दिन की एम्ब्रियो से प्राप्त की जाती है। और जो एडल्ट स्टेम सेल होती है वो वयस्क ऊतकों में पाई जाती है। और इनका कार्य होता है क्षतिग्रस्त कोशिकाओं या ऊतकों की मरम्मत करना। और जो एम्ब्रियोनिक आपकी स्टेम सेल होती हैं, इनमें विभेदन की बहुत क्षमता पाई जाती है, बहुत अधिक विभेदन की क्षमता पाई जाती है। इनका उपयोग रिसर्च और चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। किसका? एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल का। अब हमारा 3rd पे आता है बच्चों इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स, आईपीएससी ये कोशिकाएं जो होती हैं इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स होती हैं। ये वैज्ञानिकों द्वारा सामान्य कोशिकाओं को प्रयोगशाला में प्रोग्राम करके बनाई जाती हैं बच्चों। ये जो होती हैं ये सामान्य कोशिकाओं को प्रयोगशाला में प्रोग्राम करके बनाई जाती हैं। और 4th और लास्ट आता है बच्चों अम्नियल कॉर्ड स्टेम सेल्स। ये जो होती हैं बच्चों ये नवजात शिशु की अम्निकल कॉर्ड से प्राप्त की जाती हैं बच्चों, या सिर में पाई जाती हैं। इनका उपयोग रक्त संबंधी रोगों के इलाज में किया जाता है। अम्बिलिकल कॉर्ड स्टेम सेल्स का यूज हम रक्त संबंधित रोगों के इलाज में करते हैं। अगला आपका आता है बच्चों स्टेम सेल्स के कार्य क्या होते हैं। तो बच्चों कोशिका इसका पहला कार्य होता है डेवलपमेंट या विकास में ये मदद करती है। स्टेम कोशिकाएं जो होती हैं ये भ्रूण के विकास और सभी अंगों व ऊतकों के निर्माण में सहायक होती हैं। और रिपेयरिंग में भी हेल्प करती हैं। अगर कहीं शरीर पर चोट लग गई, क्षति हो गई हमारे शरीर को, तो शरीर उस क्षतिग्रस्त पार्ट पर ये नई कोशिकाओं को बना करके ऊतकों की मरम्मत करती हैं। रक्त का निर्माण में, ब्लड फॉर्मेशन में भी हेल्प करती हैं ये स्टेम सेल्स। मतलब कि जो बोन मैरो की स्टेम सेल्स होती हैं वो WBC RBC प्लेटलेट्स को बनाने में मदद करती हैं। चिकित्सीय उपयोग होता है स्टेम सेल का, चिकित्सा में बहुत उपयोग है। जैसे ल्यूकेमिया, थैलेसीमिया जैसी बीमारियों और बोन मैरो ट्रांसप्लांट में मदद कर में हेल्पफुल होती हैं ये स्टेम सेल। भविष्य में बच्चों हृदय और मधुमेह और तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोगों में के उपचार की भी संभावना बढ़ रही है स्टेम सेल्स की मदद से। भविष्य में बच्चों हृदय संबंधित, मधुमेह और तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोगों का इलाज भी स्टेम सेल्स से किया जा सकता है। अब बात करते हैं बच्चों ट्विंस क्या होते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जुड़वा बच्चे किसे कहते हैं या क्या होते हैं। ये लघुत्तरी में पूछा जाएगा कि जुड़वा बच्चे क्या होते हैं। तो बच्चों जुड़वा बच्चे ऐसे बच्चे होते हैं या वे बच्चे जुड़वा बच्चे कहलाते हैं जो एक ही गर्भ से या एक ही प्रेगनेंसी में जन्म लेते हैं। या वो ऐसे भी बोला जा सकता है जब एक ही माता के गर्भ से एक ही समय पर 2 बच्चे जन्म लेते हैं तो वे आपस में जुड़वा बच्चे कहलाते हैं, या उन्हें आपस में जुड़वा बच्चे कहते हैं, या उन्हें जुड़वा बच्चे कहते हैं। अब बच्चों अगर हम बात करें कि कितने टाइप के होते हैं, तो बच्चों 2 टाइप के होते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस और फ्रैटर्नल ट्विंस बच्चों। तो आइडेंटिकल ट्विंस को मोनोजाइगोटिक ट्विंस भी बोलते हैं बच्चों, और इसको फ्रैटर्नल ट्विंस को डाइजाइगोटिक ट्विंस भी बोलते हैं बच्चों। ध्यान रखिएगा बच्चों कि मोनोजाइगोटिक या आइडेंटिकल ट्विंस जो होते हैं वो क्या होते हैं,
एक ही निषेचित अंडाणु से उनका निर्माण होता है। मतलब जब हमारा एक ही अंडाणु दो पार्ट में विभाजित हो जाता है, मोनोजाइगोटिक ट्विंस बच्चों में क्या होता है, दोनों बच्चों का गुणसूत्र जो डीएनए होता है, उनका डीएनए जो होता है दोनों बच्चों में मोनोजाइगोटिक ट्विंस में जो डीएनए होता है वो लगभग सेम ही होता है। आइडेंटिकल ट्विंस के चेहरे, कदकाठी और शारीरिक विशेषताएं, बहुत सारी जो फिजिकल स्पेशलिटी होगी या विशेषताएं होती हैं वो लगभग सेम होती हैं। आइडेंटिकल ट्विंस की लगभग जो लिंग होता है लगभग समान ही होता है। समझ रहे हैं, या तो दोनों बहन या तो दोनों लड़की होंगी या तो दोनों लड़के होंगे। इसमें होता क्या है बच्चों कि एक हमारा आएगा एक इन केस में क्या होता है, आपका स्पर्म आता है और एग होता है, दोनों का होगा फर्टिलाइजेशन, निषेचन। और इसी कुछ रीजन से बच्चों क्या होता है, हमारा जो टू सेल्ड स्टेज जाइगोट होता है वो हमारा डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, मतलब दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है भ्रूण हमारा। और ये दोनों पार्ट में, ये जो दोनों भ्रूण दो पार्ट में भ्रूण हमारा डिवाइड हुआ है, ये आगे चल के वृद्धि करके नए एम्ब्रियो का निर्माण कर लेता है। और हमारा दूसरे मतलब है कि दो बच्चे बन जाते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इन बच्चों का जो होता है बच्चों, इनको पहचान पाना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि बहुत सारी फिजिकल जो मतलब शारीरिक संरचनाएं होती हैं वो दोनों की समान होती है थोड़ा सा, या तो दोनों बहन बहन होंगी या तो दोनों भाई होंगे, ठीक है। लगभग ऐसा ही होता है कि या तो जो जेंडर होता है दोनों का समान ही होता है लगभग, ठीक है। यही हमने बोला कि आगे चल के ये भ्रूण जो होता है, आगे भ्रूण का निर्माण, ये जो भ्रूण होता है वृद्धि करके, जो हमारा जाइगोट दो पार्ट में डिवाइड हुआ था वो वृद्धि करके आगे भ्रूण का निर्माण कर लेगा, और ये भ्रूण आगे चल के विकसित होकर के बच्चे बेबी में कन्वर्ट होगा, और बेबी 9th मंथ के बाद डिलीवर्ड होगा। तो या तो दोनों बच्चे होंगे या तो दोनों बच्चियाँ होंगी, ठीक है। अब डाईजाइगोटिक या फैटर्नल ट्विंस की बात करें बच्चों, तो ये विषम युग्मजी होते हैं। मतलब कि ये लगभग इनमें जो डीएनए होता है, दोनों इनका जो निर्माण होता है बच्चों जो डाईजाइगोटिक ट्विंस होते हैं उनका निर्माण जो होता है, या डाईजाइगोटिक ट्विंस अलग अलग अंडाणुओं के साथ संगमन से या के मिलने से होते हैं। मतलब इनमें क्या होता है, दो अलग अंडाणु दो शुक्राणुओं के मिलने से इनका निर्माण होगा डाईजाइगोटिक ट्विंस। मतलब दो स्पर्म से दो एग फ्यूज होंगे तब जाके दो बेबी बनते हैं। डाईजाइगोटिक ट्विंस में डीएनए जो होता है दोनों का अलग होता है बच्चों, और ये दोनों सामान्यतः बहन भाई होते हैं बच्चों, बस जन्म एक साथ होता है दोनों बच्चों का। डाईजाइगोटिक ट्विंस में क्या होता है बच्चों, लिंग समान भी हो सकता है और अलग भी हो सकता है, ठीक है बच्चों। इनमें या तो लड़का लड़की होगा, बेबी का जो आने वाली जन हमारी ऑफस्प्रिंग होगी बच्चों या संतति होगी, वो आपकी लड़की लड़की हो सकती है, लड़का लड़का हो सकता है या लड़का लड़की हो सकती हैं। या तो मेल मेल होगा या तो फीमेल मेल होगा या तो फीमेल मेल होगा। तो ध्यान रखिएगा, इनमें क्या होता है कि देखो सामान्यतः ये होता है बच्चों, एक टाइम पर एक मंथ में एक फीमेल ओवरी से एक ही वो एग निकलता है, लेकिन कई बार कुछ कारणों से क्या होता है, ओवरी से दोनों ओवरी से आ जाते हैं दो एग, और बहुत सारी मात्रा में मिलियंस ऑफ स्पर्म आपकी फीमेल ट्रैक में जाते हैं। तो वो जब दो बहुत सारे स्पर्म होते हैं तो दो एग हैं तो दो एग से फ्यूजन हो गया, इससे दो अलग अलग बेबी का निर्माण हो जाता है, या दो अलग अलग जाइगोट या एम्ब्रियो का निर्माण हो जाता है। देखिए दो अलग अलग, ये दोनों अलग अलग ओवरी से निकले हैं एग, स्पर्म बहुत सारी क्वांटिटी में आते हैं, फर्टिलाइजेशन हुआ, ये जो जाइगोट है ये आगे चल के वृद्धि किया और भ्रूण का निर्माण कर लिया है। तो ऐसे डाईजाइगोटिक ट्विंस का निर्माण होता है, दोनों का निर्माण अलग अलग मेल स्पर्म और ओवम के फ्यूजन से होता है, ठीक है। कुछ रीजन होते हैं बच्चों जो इन केस में कि आपका एक टाइम पर दोनों ओवरी से एग रिलीज हो जाते हैं जिससे दो बच्चों का निर्माण होता है, और कई केस में एक बार। और आइडेंटिकल ट्विंस में क्या होता है आपका
कि जो फीमेल होती है उसका हमारा जाइगोट ही 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है कुछ रीजन से। अब बच्चों हमारा आता है मानवों में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए, या लिंग निर्धारण की प्रक्रिया कैसे होती है। तो बच्चों सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन को हम समझाते हैं आपको। अगर आपने बच्चों PYQ उठाया होगा तो देख रहे होंगे कि चीज़ें आपको क्वेश्चन आपको मिल रहे होंगे, तो ध्यान रखिएगा जो हमारी लिंग निर्धारण की प्रक्रिया होती है एक प्राकृतिक और जैविक प्रक्रिया होती है बच्चों। लिंग निर्धारण की प्रक्रिया जो होती है वो निषेचन जन्म से पूर्व ही हो जाता है बच्चों। लिंग का निर्धारण जो होता है यहाँ जन्म होना चाहिए बच्चों, जन्म से पूर्व ही हो जाता है, इस यहाँ जन्म होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, यहाँ आप लोग जन्म लिख लीजिएगा अपने कॉपी में कि लिंग का निर्धारण जो होता है बच्चों वो जन्म से पूर्व ही हो जाता है। इसमें क्या होता है, इस प्रक्रिया में किसी का कोई नियंत्रण नहीं हो सकता, ये अनियंत्रित प्रक्रिया होती है। अर्थात मानवों में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया जो होती है गुणसूत्रों द्वारा होती है बच्चों। यह प्रक्रिया निषेचन के समय हो जाती है या निषेचन के समय तय होती है बच्चों। ध्यान रखिएगा, मानव की प्रत्येक कोशिका में 46 गुणसूत्र या 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनमें 22 जोड़ी गुणसूत्र को ऑटोसोम्स और एक जोड़ी गुणसूत्र को लिंग गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं बच्चों। ध्यान रखिएगा, मैंने ऑलरेडी आपको सेक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम्स को पढ़ा दिया था पहले ही, ठीक है। तो देखिएगा जो हमारी फीमेल्स होती हैं उनके पास क्या होता है, हमेशा एक जो एक्स लिंग गुणसूत्र होता है, ठीक है। समयुग्मजी ये होती हैं फीमेल, एक्स ही लिंग गुणसूत्र होता है, जबकि पुरुष के पास 2 प्रकार के लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, विषम युग्मजी होते हैं पुरुष। वो बच्चों उनके पास एक्स और वाई 2 तरह के लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, यही मैंने दिखाया है यहाँ। लिंग गुणसूत्र जो पुरुषों में है वो आपका विषम युग्मजी है और मादा में या स्त्री में समयुग्मजी है। तो बच्चों यदि आपका क्या होता है, यदि अगर पिता का एक्स लिंग गुणसूत्र बच्चों, यदि पिता के शुक्राणु का एक्स लिंग गुणसूत्र माता के अंडाणु के एक्स लिंग गुणसूत्र से मिलता है, तो आने वाली संतति का लिंग जो होता है बच्चों, आने वाली संतति ऐसे भी बोल सकते हैं, आने वाली संतति XX यानी कि लड़की होगी। यदि पिता के शुक्राणु का Y लिंग गुणसूत्र माता के अंडाणु के एक्स लिंग गुणसूत्र से मिलता है, तो आने वाली संतति जो होती है वो लड़का होगी, XX यानी कि लड़का होगी। अतः ऐसा हम बोल सकते हैं बच्चों की आने वाली संतति के लिंग का निर्धारण है वह पिता के गुणसूत्रों के द्वारा होता है, क्योंकि पिता के पास विषम युग्मजी लिंग गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। माता के पास समयुग्मजी लिंग गुणसूत्र उपस्थित होते हैं, अतः जो माता होती हैं उनके पास समयुग्मजी लिंग गुणसूत्र उपस्थित होता है बच्चों। अतः माता के लिंग गुणसूत्र द्वारा आने वाली संतति के लिंग का निर्धारण नहीं होता है। मैंने गलत लिख दिया, यहाँ नहीं लिखना चाहिए मुझे। और इस बात के लिए फीमेल्स को बहुत सालों से प्रताड़ना किया गया है या डांटा जाता है या यातनाएं दी जाती हैं। पहले दी जाती थी कि फीमेल हो रही है तो मतलब बेबी गर्ल हो रही है बच्चों, तो इसमें फीमेल्स की गलती है बच्चों, फीमेल्स की गलती है नहीं है, ना कि मेल की गलती है बच्चों। वो गलती मतलब वो एक टाइम प्रोसेस, वो एक मतलब मैकेनिज्म होती है, जो लिंग गुणसूत्र आके फ्यूज हो गया पहले, वही बेबी का लिंग डिसाइड हो गया। अब इसमें कोई ना मेल कुछ कर सकता है ना कोई फीमेल कुछ कर सकती है, दोष दोनों लोग का नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है बच्चों, ये प्रोसेस जो मैंने बता दी है, ये 2-3 लाइन आपको अच्छे ऐसे न समझ में आई होगी। अब आगे डायग्राम से आपको समझ में आएगी क्लियरली। देखिए ये डायग्राम से आपको क्लियरली मेंशन्ड सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए ये आपका जनक हैं, ये फादर हैं, ये मदर हैं। देखो फोटो 44+46 इनमें भी है, फोटो 6 इनमें भी है। तो बच्चों क्या होता है, यदि देखिए
यहाँ पे ये आपका जनक हैं, ये युग्मक बने हैं, ये संतति हैं आपकी। ध्यान रखिएगा, अगर ये एक्स गुणसूत्र, एक्स लिंग गुणसूत्र इस एक्स लिंग गुणसूत्र से बनेगा तो आने वाली संतति एक्स एक्स होगी, मतलब कि लड़की होगी। और यदि ये एक्स लिंग गुणसूत्र इस एक्स से फ्यूज होगा तो आने वाली संतति लड़की होगी। अगर यदि वाई गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र इस एक्स से संगमित होगा या मिलेगा तो एक्स वाई यानी कि लड़का बनेगा आने वाली संतति, या मेल बॉय होगा बच्चों। और यदि ये वाई लिंग गुणसूत्र इस एक्स से फ्यूज होगा तो आने वाली संतति का लिंग लड़का होगा। तो आप इस यहाँ आपको क्लियरली दिख रहा होगा बच्चों कि जो बच्चे का लिंग का निर्धारण होता है वो 50-50 चांस पर 50-50 प्रतिशत संभावना होती है कि एक जो आने वाली संतति है या तो लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकती है। इस मैकेनिज्म के लिए या हमेशा लड़की पैदा होने के लिए फीमेल्स को ब्लेम किया जाता था, आरोपित किया जाता था, जबकि ये करना हम लोगों की या हम लोगों के पूर्वजों की मूर्खता थी। तो बच्चों, अब आप लोग पढ़े लिखे हैं तो आप लोग इन सारी चीज़ों का विरोध कीजिएगा। तो बच्चों, अब यहाँ से ये लेक्चर ख़त्म होता है। अब आपकी दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की मैं बात करूँगा। ठीक है, 4-5 प्रकार के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इस चैप्टर से बनते हैं। तो आई होप दिस हेल्प। स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।